मेरा नाम रुबीना है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से था। हम 3 बहनें थीं, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं था। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ बाप के साथ हालात की चक्की में पीसने वाले भी सबसे पहली मैं ही थी। मैंने जब से होश संभाला था, अपने माँ बाप को जिंदगी की कड़ी धूप में 2 पल सुकून से जीने के लिए सख्त मेहनत और मशक्कत करते हुए देखा था। उसके बावजूद हालात थे कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे। मम्मी पापा ने हम 3 बहनों की परवरिश और हमें पढ़ाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए थे। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, मगर रिक्शा उनका अपना नहीं था। सुबह को रिक्शे के मालिक से जाकर रिक्शा लेते और रात देर तक चलाते थे। उसके बाद मालिक को रिक्शा और उस दिन का ठेका देकर फिर घर आया करते थे। घर आने के लिए उनको 20 मिनट पैदल चलना पड़ता था और मैंने पापा को बहुत सर्दी के मौसम में भी इसी तरह पैदल चलकर घर आते हुए देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त 5 साल की थी। सर्दियों का मौसम था और मेरे पापा के पास सिर्फ एक जोड़ा जूता था, जो तलवे से काफी हद तक घिस गया था। उसके बावजूद 2 मोजा चढ़ाकर वही जूता पहनकर काम पर जाते थे और सर्दी से बचने के लिए एक सालों पुरानी जैकेट और शॉल लिया करते थे। जब से होश संभाला था, मैंने सर्दियों में पापा के इस्तेमाल में गर्म कपड़े सिर्फ यही देखे थे, बल्कि उस शॉल और जैकेट ने तो आने वाले कई सालों तक पापा का साथ निभाया था। अलबत्ता जूता अब जवाब देते जा रहा था। मुझे तो ये पता ही नहीं चलता। वो तो एक दिन में पापा के जूता साफ करने लगी तो मुझे तलवे की जगह से घिसा हुआ हिस्सा नजर आया। यह देखकर मेरे नन्हे दिल पर बड़ी चोट सी लगी थी। पापा ने जब देखा तो मुझे फौरन जूता साफ करने से मना कर दिया और फिर पापा चाय नाश्ता करने के बाद मेरे सामने ही मोजे पहनने शुरू किए। जो मोजा उन्होंने पहले पहना था वो दोनों पैरों के अंगूठों से फटा हुआ था। उसके ऊपर एक और मोजा चढ़ा लिया तो वो फटा हुआ हिस्सा छूट गया था। फिर वही घिसे हुए जूते पहनकर काम पर चले गए। दोनों बहनों से मैं बड़ी थी। वो दोनों अभी स्कूल नहीं जाती थी, मगर पापा ने मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। नाश्ता करवाकर माँ मुझे स्कूल छोड़कर आती थी, लेकिन जब सर्दी बढ़ने लग गई तो मम्मी की जगह पापा ने मुझे स्कूल ले जाना शुरू कर दिया था। वापसी पर मम्मी ही आया करती थी। स्कूल हमारे घर से थोड़ा दूर था और मैं इतनी बड़ी तो नहीं थी कि अकेले आने जाने लगूं, इसलिए मम्मी पापा की परेशानियों में एक परेशानी यह भी थी। मुझे बचपन से ही इस चीज का एहसास था कि वो दोनों वक्त और हालात की चक्की में लगातार पीस रहे हैं, लेकिन दोनों के मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। पता नहीं उन्हें इतना सब्र कहाँ से आया था। मैं भी उन्हीं की औलाद थी। उस वक्त मुझे सब्र का तो नहीं पता, लेकिन एक एहसास शुरू से ही मेरे दिल में जरूर पैदा हो गया था। फिर उस एहसास ने मुझे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। मैं आम बच्चों की तरह खेलती कूदती भी नहीं थी। गली मोहल्लों के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भी नहीं जाती थी। स्कूल से वापस आकर स्कूल का काम करती या फिर अपनी छोटी बहनों को संभालने की कोशिश करती थी। ऐसे ही मैं 9 साल की हो गई। अब मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ स्कूल जाती थीं और अभी तक मम्मी ही हमें छोड़ने और स्कूल से वापस लेने आया करती थी। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते थे और पापा शहर की हर गली और रास्ते से वाकिफ थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। वह कई सालों से उस शहर में रिक्शा चला रहे थे, लेकिन घर में गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। हम तीनों बहनें अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मी ने 2 बंगलों में काम करना शुरू कर दिया था। हम तीनों को स्कूल छोड़ते ही मम्मी अपने काम पर चली जाती और हमारे स्कूल की छुट्टी होने से पहले काम निपटाकर स्कूल के गेट पर पहुंच जाती थी। फिर हमें घर छोड़कर खाना वगैरह देती और मुझे छोटी बहनों का ख्याल रखने का कहकर दोबारा काम पर चली जाती थी। मम्मी को वापस आते आते 4-5 बज जाते थे। मैं अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखती थी, लेकिन मम्मी बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर जाती थी ताकि किसी किस्म का कोई मसला न बने। लेकिन मम्मी पापा को यह भी डर लगा रहता था कि अगर मसला किसी दिन अंदर बन गया तो क्या होगा, क्योंकि ताले की वजह से न तो हम घर से बाहर जा सकेंगे और ना ही कोई घर में आ पाएगा। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। सब कुछ सेट जा रहा था। मम्मी ने जब से काम करना शुरू किया था, महीने के महीने मम्मी को 2 जगह से पैसे मिलने लगे थे, जिससे घर के खर्चे में काफी आसानी हो गई थी और मम्मी रोजाना बंगले से खाना भी ले आती थी। मम्मी का यह काम करना उनकी मजबूरी थी। पापा तो कभी नहीं चाहते थे कि वो किसी के घर में काम करें, मगर जैसे जैसे हम तीनों बड़े हो रहे थे, खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मम्मी मजबूरन यह काम कर रही थी।
लेकिन पापा ने मम्मी को साफ साफ कह दिया था कि मेरी तीनों बेटियां न तो किसी के घर कामकाज के लिए जाएंगी और ना ही तुम उनको अपने साथ लेकर जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां किसी ऐसे एहसास का शिकार हों और उनको लगे कि उनके माँ बाप घर चलाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मम्मी खुद भी यह बात समझती थी, इसलिए कभी भी मम्मी हमें अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। मगर बंगले में जाने का मुझे बहुत शौक था। मैंने कितनी मर्तबा माँ से कहा कि हमें बंगला दिखाने के लिए साथ ले चलें, मगर मम्मी नहीं मानती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं 12 साल की हो गई। जिंदगी पहले की तरह घिसट घिसट कर चल रही थी। मम्मी पापा अपने अपने कामों पर निकल जाते और हम तीनों बहनें स्कूल से आकर घर में बंद हो जाती थी। अब तो मेरी बहनें भी कुछ बड़ी हो गई थी, इसलिए उनको संभालना इतना मुश्किल नहीं था, वरना हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था कि छोटी बहन कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे। अब हम स्कूल से आने के बाद स्कूल का काम करती और थोड़ा बहुत काम घर का भी कर लिया करती थी। खास तौर पर सफाई, बर्तन और चीजों को उनकी जगह पर रखना हमें आ गया था। मैं अपनी दोनों बहनों को भी समझाती रहती थी कि हमारे माँ बाप किस कदर मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरी बहनें भी मेरी जैसी थी, उन्होंने भी कभी मम्मी को किसी बात के लिए तंग नहीं किया था। हम तीनों ने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। मम्मी पापा हमें जो ला देते हम वही कपड़े पहन लेते थे। स्कूल की चीजें भी मम्मी ही लाकर देती हैं। शुक्र है घर हमारा अपना था जो पापा को दादा दादी से मिला था। मम्मी बताती थी कि शादी से पहले पापा अपने बाप के साथ इसी घर में रहते थे। वे इकलौते थे, इसलिए घर उनके हिस्से में ही आया। अगर घर हमारा अपना न होता तो शायद गुजारा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। मगर मेरे मुताबिक हर चीज बिल्कुल सेट जा रही थी। लेकिन एक दिन मुझ पर कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। रात का वक्त था और सर्दियों के दिन थे, इस वजह से रात को जल्दी हम सब गर्म बिस्तर में घुस जाया करते थे। उस रात भी रोजाना के मुताबिक मम्मी पापा अपनी चारपाई पर और हम तीनों बहनें एक साथ बेड पर लेटी हुई थीं। हमारे घर में जितना भी सामान था वो बहुत पुराना था, क्योंकि काफी अरसे से पापा ने कोई नई चीज नहीं ली थी। हम तीनों बहनें जिस बेड पर सोती थी वो भी दादी के ज़माने का था। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। बड़े कमरे में हम पांचों सोया करते थे और छोटा कमरा सामान भरा रखने के काम आता था। उस रात भी हम एक ही कमरे में सोने के लिए लेटे हुए थे, मगर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी आँख खुल गई थी। मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे और उनकी आवाज़ मुझे सन्नाटे की वजह से साफ सुनाई दे रही थी। पापा ने मम्मी से कहा कि कभी कभी महसूस होता है अगर रुबीना हमारी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कितने साल औलाद को तरसते रहे। जब कोई उम्मीद नहीं बन पाई तो हमने रुबीना को गोद ले लिया, लेकिन देखो उसके बाद भगवान ने हमें 2 बच्चियां और दे दी और हमारे हालात भी कुछ बेहतर हो गए। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि मैं मम्मी की सगी औलाद नहीं थी, तो फिर मैं कौन थी और उन्होंने मुझे किससे गोद लिया था। मैं चुपचाप बगैर हिले लेटी रही ताकि मम्मी पापा की बातें सुनते रहूं। तभी मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह कहने लगी कि रुबीना के पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं माँ बन गई, वरना वो तो एक ख्वाब सा ही लगता था जिसकी कोई सच्चाई कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन आप आज ये सब बातें क्यों लेकर बैठ गए हैं? आइंदा आप यह बात न करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों को इस बारे में पता चले। फिर मम्मी और पापा की आवाज आना बंद हो गई। शायद वो सोने के लिए लेट गए थे, मगर मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी। मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। हालांकि मैंने जब से होश संभाला था अपने आप को इसी घर में पाया था। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मैं मम्मी पापा की सगी औलाद नहीं हूँ। लेकिन पता चलने के बाद मेरे अंदर एक तरह से जानने की इच्छा पैदा हो गया था। मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और मम्मी पापा ने मुझे किससे गोद लिया था। लेकिन ये बात मुझे कौन बताएगा, क्योंकि मम्मी पापा से तो शायद मैं कभी पूछ ही ना पाऊँ। ऐसी बहुत सी बातें सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मगर सुबह आँख खुलते ही वही सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक रात में मेरा अपना घर और माँ बाप मुझे क्यों पराये लगने लगे थे। हालांकि मैंने कभी भी मम्मी के व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी जिससे मुझे शक होता। वो तो हम तीनों से एक जैसा प्यार करती थी, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि मम्मी और पापा बाकी दोनों बहनें के मुकाबले में मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं।
मम्मी हमेशा कहा करती थी कि पहली औलाद माँ के दिल के बहुत करीब होती है, क्योंकि उसी ने माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग का दर्जा माँ को दिया होता है। मम्मी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, मगर मेरा दिल अब अजीब सा रहने लगा था। मैं जानबूझकर मम्मी पापा की तरफ कान लगाए रहती थी कि कब वो दोबारा इस बारे में कोई बात करे और मुझे पता चले। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि मम्मी पापा रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते थे। शायद यही वजह थी कि इस हकीकत से वाकिफ होंगे और कोई मुझे ये सब न बता दे। मम्मी पापा को यही डर सताता होगा, इसी वजह से हम तीनों बहनों को लेकर कहीं नहीं जाती थी। मम्मी पापा खुद तो कहीं नहीं जाया करते थे, मगर जहाँ जाना जरूरी होता तो मम्मी पापा हम तीनों को घर छोड़कर जाते और जल्दी वापस आ जाया करते थे। मुझे नहीं याद कि मैंने होश संभालने के बाद मम्मी पापा कई रिश्तेदारों में आते जाते देखा हो, जहाँ वो हमें भी साथ लेकर गए हों, और न ही कोई हमारे यहाँ ज्यादा आता था। अब ऐसी बहुत सी बातें मुझे याद आती थी। सच्चाई आधी अधूरी थी, मगर यह बात मेरे दिल में रही और कुछ साल गुजर गए। मैं अब 16 बरस की हो चुकी थी। मम्मी पापा पहले की तरह ही काम कर रहे थे, मगर घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे। मम्मी की तनख्वाह भी बढ़ गई थी और पापा ने किस्तों पर अपना रिक्शा ले लिया था, जिसकी वजह से बचत ज्यादा हो जाती थी। घर में थोड़ी बहुत नई चीजें भी आ गई थी। साथ में हम तीनों बहनों के हुलिया भी बेहतर होने लगे थे। मैं जवान थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मम्मी पापा की मोहब्बत वैसी की वैसी रही। उन्होंने अपनी किसी बात या रवैये से कभी यह जाहिर ही नहीं होने दिया था कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। मगर मैं तो ये सब जानती थी, लेकिन मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी हकीकत के बारे में जानना था। और अब मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि मैं इन बातों के बारे में जान सकूं। एक दिन मैंने मम्मी से इस बारे में पूछा तो वह बेहद हैरान हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये बात कैसे पता चली। तब मैंने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना था। तो मम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। काफी देर ऐसे ही बैठी रही। मैंने दोबारा सवाल किया तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और सब कुछ बता दिया। दरअसल मम्मी पापा की शादी को 10 साल हो गए थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी और मम्मी की माँ बनने की ख्वाहिश अब हसरत का रूप लेने लगी थी। वो बाकी औरतों को अपने बच्चों के साथ देखती तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। पापा ने मम्मी को समझाने और बहलाने की कितनी कोशिश की थी, मगर सब बेकार जाती थी। यहाँ तक कि मम्मी ने उम्मीद छोड़ दी थी और बीमार पड़ गई थी। पापा ने मम्मी का मुकम्मल चेकअप करवाया और प्रॉपर तरीके से अस्पताल लेकर जाते रहे, मगर मम्मी की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि वो किसी जहनी परेशानी का शिकार है। फिर एक डॉक्टर ने पापा को सलाह दी कि अगर बच्चों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन्हें कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेना चाहिए। पापा ने मम्मी से इस बारे में बात की तो वह फौरन राजी हो गई, लेकिन उन्हें खानदान में से कोई भी अपना बच्चा देने को तैयार नहीं था। फिर पापा ने उसी डॉक्टर से बात की तो उसने पापा की मदद करने का वादा कर लिया और कुछ महीनों बाद एक बच्ची मम्मी पापा के हवाले कर दी, जिसके माँ बाप बहुत ही गरीबी की वजह से अब बच्चे नहीं पालना चाहते थे। उनका फैसला था कि वह अपनी 7वीं औलाद को अनाथालय में छोड़ देंगे या किसी ऐसे शादीशुदा जोड़े को दे देंगे जो बे औलाद हो। इसी सिलसिले में डॉक्टर ने उनसे बात की और फिर कानूनी कार्रवाई करने के बाद बच्ची को मम्मी पापा के हवाले कर दिया गया, जिसका नाम उन्होंने रुबीना रखा था। यानी मैं ही वह बदनसीब थी जिसके उसके माँ बाप ने कबूल ही नहीं किया था। लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे मम्मी पापा जैसे माँ बाप मिल गए थे, जिन्होंने गरीबी होने के बावजूद मुझे अपने सीने से लगाया और पलकों पर उठाकर रखा था। मेरी खातिर मम्मी पापा ने अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना तकरीबन छोड़ दिया था, ताकि कोई भी मुझे यह हकीकत न बताए और मैं किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो जाऊं। ये सब कुछ मम्मी ने मुझे बताने के बाद मुझसे सवाल पूछा जिसने मेरा दिल चीर दिया। मम्मी कहने लगी कि हमने तुम्हारी परवरिश और मोहब्बत में कोई कमी रखी है तो तुम मुझसे ये सब जानना चाहती थी। मैंने फौरन मम्मी के सामने हाथ जोड़ दी और कहा कि आपकी मोहब्बत या किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं, मैं तो बस जानना चाहती थी कि मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि अपने पापा को यह बात न पता चलने देना कि तुम सब कुछ जान चुकी हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद इस बात को बर्दाश्त ना कर सकें। मैंने मम्मी से वादा कर लिया और फिर कभी यह बात अपनी जुबान पर लाई ही नहीं।
अब हकीकत जान लेने के बाद मेरा दिल इत्मीनान हो गया था, मगर कभी कभी मुझे माँ बाप की याद आती जो मेरे सगे थे, जिनसे मेरा खून का रिश्ता था, लेकिन उन्होंने औलाद की जादगी और गरीबी की वजह से मुझे किस तरह दूसरों के हवाले कर दिया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस बात को भूलती गई, क्योंकि इस बात को याद रखने का कोई फायदा नहीं था और न ही मुझे अपने माँ बाप को तलाश करने की कोई जुस्तजू थी। मेरी जो हकीकत थी वो सिर्फ ये थी कि मैं उस घर की बेटी हूँ और यही मेरे माँ बाप हैं। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि छोटी उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए ताकि लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट होने में आसानी हो, और मम्मी को यह लगता था कि अगर लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाए तो बच्चे पैदा होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खुद मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मगर ये तो वक्त ही बताने वाला था कि मेरे साथ क्या होगा। मम्मी ने एक मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी बात वहाँ पक्की कर दी और फिर अपनी बात के मुताबिक मुझे थोड़ा बहुत सामान देकर घर से विदा कर दिया। मैं जिस घर में ब्याह कर गई थी वहाँ मेरी सास ससुर के अलावा सिर्फ मेरे पति रहते थे। उनका कोई बहन भाई नहीं था। उनका नाम मनोज था और वो एक दुकान पर काम करते थे। उनका माली हैसियत हमसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मेरे ससुर भी काम करते थे। दोनों मिलकर कमा रहे थे और घर के खर्चे अच्छे तरीके से चल रहे थे। शादी के दिन ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी सास किस मिजाज की औरत है, क्योंकि मुझे दुल्हन बन के उस घर में आए हुए अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मेरी सास ने मुझे कहा कि बस जल्दी से मुझे पोते का सुख दे दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। और मैं अपनी सास की बात सुनकर बड़ी परेशान हो गई। मुझे मम्मी की बात याद आने लगी कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में जल्दी एडजस्ट हो सकें। और सास की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ पर जाते ही लड़कियों को ऐसी सोच और रवैये का सामना करना पड़ता है, वो कैसे नए घर और माहौल में जल्दी एडजस्ट हो सकती हैं। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। मैं शादी करके उस घर में जा चुकी थी। अब मुझे उनके मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी थी। मैंने शादी के शुरू से ही बड़ा मुश्किल टाइम देखा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरी सास की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जबकि मनोज तो ऐसे नेचर के नहीं थे। उन्होंने कभी मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी जिससे मैं परेशान हो जाऊं, बल्कि वह अपनी मम्मी की बातें सुनकर मुझे समझाते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि अम्मा बड़ी हैं और उनका इकलौता बेटा हूँ। वो हमेशा से एक बेटे और बेटी की ख्वाहिश रखती थी, मगर भगवान ने उन्हें और औलाद नहीं दी, इसलिए उन्हें अपने पोते पोती का मुंह देखने की जल्दी है। मगर मैं मनोज से कहती कि अम्मा ने तो कभी भी पोती का नाम ही नहीं लिया, वो तो पहले दिन से पोते की ख्वाहिश रखती हैं। तो मनोज मुझे दिलासा देने लग जाते हैं। मैंने शादी के तीसरे दिन ही सारा घर संभाल लिया था। सारा दिन घर के काम काज करती रहती, सास ससुर की सेवा भी करती थी। मुझे तो अपने लिए या अपने पति के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। सजना संवरना तो दूर की बात, घर के कामों में मुझे बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता था। मगर मेरी सास ने मुझे कभी भी कहा ही नहीं था कि मैं तैयार हो जाऊं या मनोज के साथ कहीं घूमने फिरने चली जाऊं। वो तो बस मुझे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। पता नहीं उनकी सोच ऐसी क्यों थी, मगर मुझे लगता था कि वो नहीं चाहती कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं। फिर जब शादी को 3 महीने गुजर गए तो उन्होंने बच्चे की बात पर जोर देना शुरू कर दिया। हालांकि 3 महीने का समय तो बहुत कम होता है, लेकिन वो बार बार मुझे यही सुनाती रहती थी कि अभी तक पोते की खुशखबरी नहीं मिली, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। और यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनती थी। फिर ऐसे होने लग गया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी ख्वाहिश और डिमांड तानों का रूप लेता चला गया, जिसकी वजह से मुझसे काम भी ठीक से नहीं होता। मैं हर वक्त परेशान सी रहती थी। जब कभी मम्मी पापा के घर जाती तो मम्मी मुझसे ससुराल वालों और पति के रवैये के बारे में पूछती तो मैं खुश हूँ या नहीं, यह भी जानने की इच्छा मम्मी को लगी रहती थी। और मैं झूठ बोलकर मम्मी के सामने ड्रामे करती कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सास ससुर बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। यह सुनकर मम्मी बहुत खुश हो जाती थी और मैं दिल ही दिल में छुपाए वापस अपने घर चली जाती। ऐसे ही शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। वो तो यह तक कहने लगी थी कि मैं बांझ हूँ। हालांकि उन्होंने न तो कभी मेरा किसी डॉक्टर से चेकअप करवाया था
और ना ही किसी हकीम से। फिर अपनी तरफ से वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती थी? मैंने एक दिन रोते हुए इस बात का जिक्र किया तो मम्मी परेशान हो गई और कहने लगी कि 1 साल के समय में अगर औलाद ना हो तो इस बात पर ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए कि औरत बांझ है। तुम देखो, मेरे यहाँ भी तो बच्चे शादी के 12 साल बाद औलाद हुई थी। मैं मम्मी की बातें चुप करके सुनती रही, मगर मम्मी को यह नहीं कह सकी कि मेरी सास को कोई नहीं समझा सकता। मम्मी मुझे हौसला और तसल्ली देती और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया तो मेरी सास और ज़्यादा मुझे तंग करने लगी। पहले जो लड़ाई झगड़ा वो अपने पति से करती थी, अब उस कमी को भी उन्होंने मेरे साथ पूरा करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मेरी बहन की शादी तय हो गई थी। मुझे वहाँ जाना था, मगर मेरी सास ने ऐसा ड्रामा किया कि मुझे मम्मी की तरफ जाने ही नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से शादी वाले दिन मैं और मनोज मम्मी की तरफ गए थे। वो लोग तो कब से मेरी राह तक रहे थे। मेरी बहनें भी मेरे इंतजार में बेचैन हो रही थी। मुझे देखती वो सब खुश हो गए। मेरी बहन की शादी भी मेरी तरह खानदान से बाहर हुई, बस फर्क यह था कि मैं उसी शहर में थी और मेरी बहन शादी के बाद दूसरे शहर जाने वाली थी, मम्मी पापा के पास, और सिर्फ मेरी छोटी बहन बाकी रह गई थी। लेकिन मैं सोचती थी कि जब उसकी भी शादी हो जाएगी तो मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। काश हमारा कोई भाई होता तो मम्मी पापा के बाद हमारा मायका आबाद रहता। लेकिन किस्मत में जो लिखा हो इंसान को वही मिलता है। बहन की शादी से फ्री होते ही ससुराल वापस चली गई। मेरी सास इतनी बीमार नहीं थी जितना बीमार होने का नाटक करती थी। पानी तक उठकर नहीं पीती थी। मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ाकर उसे अच्छा लगता था। घर का सारा काम और सास की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। देखते ही देखते शादी को 3 साल पूरे हो गए। मेरी बहन के यहाँ एक बेटा हो गया था। उसके बाद तो मेरी सास के ताने और बढ़ गए। फिर मैंने मनोज की मिन्नतें करके उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी कर लिया था। वो मुझे लेकर हॉस्पिटल गए। हम दोनों ने चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बस भगवान की तरफ से ही कुछ देर है। हमने वापस आकर रिपोर्ट अम्मा को दिखाई, मगर मजाल है जो मेरी सास ने किसी बात पर यकीन किया हो। उल्टा वो तो अपने बेटे को ही कोसने लगी कि तुम जानबूझकर अपनी बीवी का ऐब छुपाते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी बांझ है। यह सुनकर मैं रोती हुई वहाँ से बाहर चली गई और मनोज अपनी माँ के पास बैठे उन्हें समझाते रहे, लेकिन उनके समझाने का कुछ असर नहीं हुआ। बस रात तक वो खामोश रही और अगली सुबह से वो पहले की तरह शुरू हो गई। उठते बैठते मुझे बातें सुनाकर शायद उन्हें कोई सुकून मिलता था। मेरी शादी के 7 साल बाद मेरी सास का देहांत हुआ था। मुझे यह सोचकर अच्छा तो नहीं लगता था, मगर हकीकत यही थी कि उनके देहांत के बाद ही मुझे सुख का सांस लेना नसीब हुआ। अब मैं अपने घर में मनोज के साथ अकेली रहती थी। मनोज तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की थी, ना ही उनके रवैये ने कभी मुझे तकलीफ दी थी, और अब मैं अपने घर में बहुत सुकून से रहती थी। हाँ, मगर यह भी हकीकत थी, बच्चे की कमी का एहसास अब मुझे खुद बहुत ज्यादा होता था। इतना कि जब भी मैं किसी छोटे से बच्चे को देखती तो मेरा दिल मचलने लग जाता। मेरी दोनों बहनों की शादियाँ हो गई थीं और दोनों के 2-2 बच्चे थे। मम्मी और पापा उसी घर में अकेले रहते थे। मम्मी ने काम करना अब छोड़ दिया था, लेकिन पापा कुछ देर तो रिक्शा चलाते थे ताकि घर का खर्चा पानी चलता रहे। मैंने कितनी बार मम्मी पापा से कहा था कि वो मेरे पास आकर रहने लग जाएं, मगर वो दोनों मानते ही नहीं थे। हालांकि मनोज भी उन्हें बहुत बार कह चुके थे। फिर पापा ने मनोज की बात का मान रखते हुए अपना घर बेचने पर लगा दिया ताकि वह घर बेचकर मेरे आसपास कहीं घर ले सकें। मुझे इतने में ही तसल्ली हो गई थी। बेशक वो मेरे साथ न रहते, लेकिन करीब होंगे तो कम से कम मैं उनके पास रोज चक्कर तो लगा सकूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। मम्मी पापा ने वह घर बेच दिया और मेरी गली में ही उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। उसमें रहने के बाद मुझे काफी सुकून मिला। मैं रोजाना अपने घर का काम निपटाकर मम्मी के पास चली जाती, वहाँ भी काम करती थी और फिर मनोज के वापस आने तक मैं मम्मी के घर ही रहा करती थी। मम्मी को भी मेरी वजह से आसरा मिल गया था और मेरी दोनों बहनें भी सुकून में आ गई थी, क्योंकि माँ बाप की तो फिक्र उन्हें भी लगी रहती थी। किसी दिन मम्मी मेरी तरफ आ जाया करती थी और पापा भी हमारे साथ ही खाना खाते थे। लेकिन जिंदगी में जो एक बहुत बड़ी कमी थी उसका एहसास मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी था, क्योंकि वह खुद औलाद के लिए 10 साल तरसती रही थी। फिर मम्मी ने मुझे भी वही कदम उठाने को कहा जो उन्होंने उठाया था, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने तो 10 साल इंतजार किया था और मेरी शादी को अभी 7 साल हुए थे। मैं भी 10-12 साल का इंतजार करने का सोच कर बैठी हुई थी
और फिर ऐसी ही शादी को 17 साल गुजर गए। मम्मी पापा दोनों का देहांत हो गया था और उस घर को हमने किराए पर उठा दिया। वैसे तो हम तीनों बहनों का उसमें हिस्सा था, मगर हम तीनों ने मिलकर यही फैसला किया था कि जो किराया आता रहेगा वो बैंक में जमा करते रहेंगे और फिर जितने पैसे जमा होंगे वो तीनों हिस्सों में बांट लिया करेंगे। मेरी दोनों बहनों के बच्चे अब बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन मेरी गोद अभी सूनी थी और घर भी खाली था। मनोज भी अब वैसे ही थे। उन्होंने कितनी मर्तबा मुझे कोई बच्चा गोद लेने को कहा था, मगर मेरा दिल ही नहीं मानता था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि देर से सही मगर भगवान मुझे मेरे सब्र का फल जरूर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं 17 साल बाद 19 से हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। शादी के 17 साल बाद भी इतनी बड़ी खबर और खुशी का एहसास भी कुछ अलग सा था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट और अच्छी खुराक लेने को कहा था। मनोज मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। घर में दूध और फ्रूट हर वक्त मौजूद रहता था। यहाँ तक कि उन्होंने कामकाज के लिए एक नौकरानी का भी इंतजाम कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि इतने सालों बाद मिलने वाली इतनी बड़ी खुशी किसी वजह से बर्बाद हो जाए। वो तो मुझे बेड से कदम भी नीचे नहीं रखने देते थे। शुरू के 3 महीने में उन्होंने अपनी दुकान से जल्दी वापस आना शुरू कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल रख सकें। जब 3 महीने गुजर गए तो कुछ रूटीन नॉर्मल हुई, तो मेरा लगातार चेकअप भी चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। हम दोनों को नए मेहमान का बेचैनी से इंतजार था। दिन रात गुजरते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे एक एक दिन 1 साल का हो गया था। हमने तो उसके लिए कई सपने भी अपनी आंखों में सजा लिए थे। उसका नाम सोच लिया और कैसे उसकी परवरिश करना, बस यही सब बातें हम दोनों मियाँ बीवी करते रहते थे। मनोज के खानदान वाले और मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। डिलीवरी से कुछ दिन पहले डॉक्टर ने मुझे आखिरी चेकअप के लिए बुलाया था। जब मैं हॉस्पिटल गई तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि केस कुछ पेचीदा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई थी, मगर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और फिर मुझे बाहर जाने को कहा। जबकि मनोज को वहीं रोक लिया था। मैं बाहर जाकर बैठ गई और परेशान होती रही। 10 मिनट बाद मनोज बाहर आए और कहने लगे कि डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन को कहा है। मनोज ने मुझे तसल्ली भी दी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी वक्त से पहले डिलीवरी भी हो जाती है। मैं तो ऑपरेशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, इसलिए ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने मनोज से कहा कि मेरी बहनों को यहीं बुला लें। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए मुझे हॉस्पिटल के कमरे में एडमिट करवा दिया। वहाँ मुझे छोड़कर खुद ऑपरेशन के इंतजाम के लिए भाग दौड़ करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में थी जहां ऑपरेशन से पहले मुझे लिटाया गया था और मेरे पास मनोज बैठे हुए थे। मैंने आंखें खोलते ही अपने बच्चे के बारे में पूछा तो मनोज ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ देर मशीन में रखा गया है। मैं परेशान हो गई, लेकिन मनोज ने मुझे हौसला दिया। फिर थोड़ी ही देर में मेरी बहनें भी वहां आ गईं। उनके आने से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मनोज ने मेरा बेटा लाकर मेरी गोद में डाला तो मुझे सुकून मिल गया। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और गोल मटोल था। मैं उसे देखकर खुश हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की प्यास को किसी ने बुझा दिया था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से घर आ गई तो पूरे मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी थी। बेटे का नाम हमने वही रखा था जो सोचा हुआ था। फिर सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरा बेटा बड़ा हो रहा था और मैं उसे देखते देखते जी रही थी। लेकिन जब वो 1 साल का हुआ तो एक मर्तबा मैं फिर उम्मीद से हो गई। ये मेरे लिए दूसरी बार हैरत का एक बड़ा झटका था। इस बार भगवान ने मुझे एक बेटी दिया था। आज मेरे दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं, मगर मेरे बेटे की 20 साल होने के बाद मुझे इस हकीकत का पता चला कि ऑपरेशन से पहले ही मेरा बच्चा मर गया था और जहर फैलने के अंदेशे की वजह से मेरा फौरन ऑपरेशन किया गया और उसी अस्पताल के लवारिस बच्चों में से एक बच्चा मेरी गोद में डाल दिया गया था। और ये सब कुछ मनोज को मालूम था। यह हकीकत मुझे इत्तेफाक के तौर पर पता चली थी, लेकिन हकीकत जान लेने के बाद भी मेरे बेटे से मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मैं तो उसे अपनी खुशकिस्मत समझती थी। उसके बाद ही भगवान ने मुझे बेटी दी थी और मैं सच में माँ बनी थी। लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकती थी जिस तरह मेरी माँ ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था, वही सब मेरे साथ हुआ था। आज मैं भी एक ऐसे ही बेटे की माँ थी।
आपकी क्या राय है कि मैंने माँ होने की हैसियत से जो किया वह गलत था या सही? और मेरा ये भी सवाल है कि हमारे समाज में औलाद के लिए औरत को इस कदर मजबूर क्यों किया जाता है कि वह ज़हनी मरीजी बन जाती है? क्या अपनी औलाद ना होने पर हम किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे